नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास थर्ड के NCERT पॉइंटर्स। देखिए इसके अंदर है क्या, पहले आप ये जान लीजिए। अगर आप सीटेट का पेपर देखोगे पुराना, कोई भी किसी भी साल का उठा लो, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन आगे पीछे बहुत तेज़ी से कर सकता है, या कौन अपनी गर्दन को बहुत तेज़ी से घुमा सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं भाई? जीके की किताब में तो मिलेंगे नहीं, ना लूसेंट में मिलेंगे, ना किरण में मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट NCERT से। अब NCERT की क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की बुक्स आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा पेजेज उसमें हैं। तो हमने क्या किया है, पॉइंटर्स उसके बनाए हैं, जो नोट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। ठीक है। तो अभी हम क्लास थर्ड के पॉइंटर्स पढ़ेंगे और क्लास थर्ड के 2 पार्ट आएंगे। दोनों पार्ट में पूरी तीसरी क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं इसको, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप एक एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसके बाद आप बात करना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चूहों की, एक सेकेंड, हाइलाइटर हम निकाल लें अपना जी। हाँ जी, ठीक है। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत है। आपने देखा होगा कि चूहे जो हैं वो बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ को सूंघ लेते हैं। ठीक है ना। उनकी सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन देखने की क्षमता चूहों में कम होती है। ठीक है। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं? तो दाल में चीनी डालते हैं नागपुर के लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नागपुर। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें हम मुद्रा और भाव कहते हैं। कहते हैं ना कि यार डांस की जो मुद्रा है तुम्हारी ठीक नहीं है, अच्छी तरह से करो, भाव आना चाहिए। तो मुद्रा और भाव कहते हैं जब आप भावनाएं दिखा रहे हो अपने डांस के जरिए उसको। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन को घुमा लेता है। आपने देखा होगा उल्लू बैठे बैठे गर्दन घुमा लेता है बहुत पीछे तक, और सुनने में ऐसा आता है कि 270 डिग्री घुमा लेता है। मेरे को तो ऐसा पता नहीं है कि 270 घुमाता है या कितना घुमाता है, लेकिन सुना ऐसा ही है कि 270 डिग्री तक घुमा सकता है उल्लू अपनी गर्दन को। ठीक है ना। 270 यानी कि इतना। अब ये हो गया इसकी गर्दन, थोड़ी सी तो रह जाएगी ना, टूट जाएगी ना, वरना तोड़नी थोड़ी ना है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के जो पुराने पंख हैं वो झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ठीक है ना। तो पक्षी को गर्माहट किससे मिलती है? अपने पंखों से मिलती है। और पुराने पंख झड़ जाते हैं तो उसके बाद नए आ जाते हैं। ये कपड़ों की तरह काम करते हैं पक्षियों के लिए। कुत्ते के भी अगर आप देखोगे तो बाल झड़ते हैं, उसके बाद सीजन के अकॉर्डिंग बाल झड़ते हैं और नए बाल आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेम बाल रहेंगे। ठीक है। अब ब्रेल लिपि की बात कर लेते हैं। तो ब्रेल लिपि आपने BTC में भी पढ़ा होगा, B.Ed वालों ने B.Ed में पढ़ा होगा। तो ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। यानी कि एक मोटा कागज़ हो गया और उस कागज़ पे क्या करेंगे, बिंदु बना दिए किसी नुकीली चीज़ से, और वो दूसरी साइड उभर जाएंगे और उनको फिर पर्टिकुलर कोडिंग होती है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। तो ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगली के सहारे पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ोगे भाई? कोई चीज़ उभर के आ गई है तो आप उसको उंगली से फील कर पाओगे। ठीक है। आप लोगों ने नोट करा हो या ना करा हो, लेकिन अपने फ़ोन में देखना। अभी तो टच फ़ोन है, टच फ़ोन को हटा के जो बटन वाला फ़ोन आता है, कीपैड वाला, उसमें जो 5 लिखा होता है ना, जहाँ पे नंबर 5 पे उस बटन में लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। क्यों रहता है? जिससे कोई अंधा भी उस फ़ोन को ऑपरेट कर सके। ठीक है ना। तो इन चीज़ों के पीछे बहुत हिसाब होता है। हमारे जो नोट आते हैं, रुपया आता है, उसमें भी कोडिंग होती है कि अंधा भी उसको पहचान सकता है कि 10 का है, 20 का है, 100 का है। ठीक है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, और वही उन बिंदुओं को छू छू करके समझते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप देख सकते हो तो आपको तो देख के पढ़ लोगे, लेकिन जो देख नहीं सकता तो उसके लिए जो लिपि बनाई गई थी उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। और जो ब्रेल लिपि बनाई थी, ये बनाई थी लुइस ब्रेल ने, जो कि फ्रांस के थे। और इन्होंने बनाया क्यों? पहली बात तो इनके नाम पर इसका नाम रख गया ब्रेल लिपि, क्योंकि इनका नाम था लुइस ब्रेल। इन्होंने बनाई क्यों? क्योंकि इनको इसकी आवश्यकता पड़ी
और आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इनकी आँखों की रोशनी 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना में चली गई थी। अब आँखों की रोशनी चली गई, देखेंगे कैसे, चीज़ों को समझेंगे कैसे? तो भाई इन्होंने कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड के थे, तो इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ खोज करता हूँ, ठीक है ना, मुझे भी तो पढ़ना है। तो लुइस ब्रेल की पढ़ाई में बहुत रुचि थी, पढ़ने लिखने के लिए बहुत नए नए तरीके वो सोचते रहते थे। तो उन्होंने जो तरीका निकाला उसे बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। ये जो स्क्रिप्ट थी ये 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अभी हमने पीछे डायग्राम जो बनाया था 6 बिंदु बनाए थे, मैंने जानबूझकर 6 बनाए थे क्योंकि 6 बिंदुओं पर यह आधारित थी। अब तो यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है, ठीक है ना, हर काम हो रहा है कंप्यूटर से आजकल, प्रिंटिंग, कटिंग, ठीक है। तो ये ब्रेल लिपि भी कंप्यूटर के माध्यम से लिखी जा सकती है। अब अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो आपको बच्चों को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों को आप बताएं, ब्रेल लिपि के बारे में बताएं और समझाएं। देखिए यहाँ पे समझाएंगे ये बिन यहाँ पे आएगा, ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं टाइपिंग में कुछ। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के, देखो अब तो स्टील के बर्तन आ रहे हैं, अलग अलग धातुओं के बर्तन आ रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग जब हुई थी, जब बर्तन बनाने शुरू किए थे तो पत्थर के बर्तन बनाए जाते थे क्योंकि पत्थर बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल था। मिट्टी अवेलेबल थी तो चिकनी मिट्टी के भी बना लेते थे। जो अवेलेबल होता है उसी चीज़ को हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो अवेलेबल होता है ज़्यादा यूज करते हैं वाला काम ना हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। तो कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है, श्रीनगर में, ठीक है। ये बर्तन वाली बात हो गई। श्रीनगर में एक झील है, डल झील या डल लेक, ठीक है ना। तो डल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर में है। और इस डल, अगर आप जाओगे कभी श्रीनगर डल लेक में, तो डल लेक में अगर आप घूमोगे, टूरिस्ट बन करके जाओगे, तो वहाँ जो नाव है जिससे आप सैर करोगे उसको बोलते हैं शिकारा। क्या बोलते हैं, शिकारा। एक मूवी भी आई थी कुछ दिन पहले, लेकिन ये नहीं पता मुझे वो इसी के ऊपर थी या क्या था। तो शिकारा नाम की नाव 2 बार लिख गया ये, इसको काट दो। शिकारा नाम की, देखो ठीक है ना, इसको काट दो। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है भैया, हाउस बोट पाई जाती है श्रीनगर में। कहाँ पाई जाती है, श्रीनगर में। पक्षियों, देखो पक्षी क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पक्षियों को बहुत इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन अगर पक्षियों को देखो तो पक्षी अच्छा काम भी करते हैं। वो क्या करते हैं कि पेड़ों पर बैठे रहते हैं। पेड़ों पर बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं फालतू हैं, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं तो रेस्ट करेगा। उसके अलावा वो क्या करते हैं, जो फल हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं कभी कभी, या कीड़े उन पर घूम रहे होते हैं तो उन कीड़ों को खा जाते हैं। तो कीड़े को अगर पक्षी खा जाएगा तो फल पर कीड़ा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं, ठीक है। एक आगे उसमें गांव वगैरह का कुछ चैप्टर था, उसमें था कि एक गांव है बज्जू। कौन सा गांव है, बज्जू। तो ये बज्जू गांव कहाँ पर है भैया, राजस्थान में है, ठीक है। याद रखना है बस कि कहाँ पे है बज्जू। नक्शे की बात कर लेते हैं। मैप या नक्शे को समझने के लिए आपको प्रतीकों की समझ होना जरूरी है, होना भी चाहिए। देखो अगर आप नक्शा देखोगे, नक्शे की बात अगर आप करोगे, मान लो आपने कोई नक्शा बनाया, आपने नक्शा बनाया तो आपको कहाँ पे चौराहा बनाना है, कैसा बनाना है, ठीक है ना, और कैसा पुल बनाना है, ठीक है। कैसा पुल, ये अंडरग्राउंड कर देते हैं रोड को, यहाँ से निकल के आगे, कैसा पुल बनाना है, कैसा चौराहा, ये सारी चीज़ें फिर देखी जाती हैं। तो आपको प्रतीक वहाँ पता होना, यहाँ पे नल लगाना है तो नल का अलग प्रतीक है, पुल का अलग होता है, सड़क का अलग होता है, चौराहे का अलग होता है। तो आपको क्या होना चाहिए, प्रतीकों की समझ होना चाहिए। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति, रीयूज वाटर यानी कि पानी को बार बार यूज करना। पहले आपने पानी पी लिया, ठीक है, पी लिया, अब उसमें से कुछ मान लो बच गया, पी लिया तो उसको कुल्ला करके तो मुंह से निकालोगे नहीं बाहर, ठीक है, पी लिया तो पी लिया। लेकिन अगर आपने पानी पीने के लिए ले लिया ज़्यादा, ठीक, अब ज़्यादा पानी ले लिया, बच रहा है तो आप उसका यूज कहाँ कर सकते हो, कपड़े धोने में कर लो। आपने एक बाल्टी पानी लिया, मान लो नहाने के लिए, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपने नहाने के लिए पानी ले लिया, एक बाल्टी बच गया, तो उस
पानी के बचे हुए पानी से आप क्या करोगे, कपड़े धो लो, ठीक है। तो 2 काम हो गए आपके। तो रीयूज वाटर का मतलब है पानी को बार बार यूज जितना आप कर सकते हो उतना यूज करो। बच जाता है तो उसको भी उसमें सर्फ मिला होगा, उसको नाली में मारो, नाली में बह जाएगा तो क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े होंगे, मच्छर होंगे, वो मर जाएंगे। 3 काम हो गए, ठीक है। बच्चों को भी बताएं कि पानी को बार बार यूज करें, रीयूज करें वाटर को, तो इससे बच्चों में क्या होगा, एक जागरूकता आएगी कि पानी को हमें बचाना है, जल संरक्षण करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है। तो अवेयरनेस आएगी, ठीक है। और टीचर बनोगे तो भैया ये तो करना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। बात करते हैं हांगकांग की। हांगकांग में सांप को खाते हैं लोग, हमारे यहाँ देख के भाग जाते हैं और हांगकांग में सांप को खाते हैं, कुछ लोग पकड़ भी लेते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो हांगकांग में क्या होता है, सांप खाए जाते हैं और इनका सूप भी बनाते हैं, और इस सूप को बोलते हैं लिंग हु फेन। क्या बोलते हैं, लिंग हु फेन। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आया है। अब खाने पीने की चीज़ों की बात कर लेते हैं। कश्मीर में जब बात करें तो कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल में मछली को पका के खाते हैं। मछली पका के खाएंगे किसमें, सरसों के तेल में। गोवा, गोवा देखो समुद्र तट के किनारे है एक तरह से देखा जाए तो, और वहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो चीज़ अवेलेबल है, हम बता रहे थे ना अभी पिछली कुछ देर पहले, कि जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हम करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो गोवा में नारियल के पेड़ बहुत अवेलेबल हैं, तो भाई नारियल के तेल में चीज़ें पकाएंगे। और नारियल के तेल में भी क्या पकाएंगे, समुद्र है, मछली निकालते हैं, पकाते हैं, खा जाते हैं। तो नारियल के तेल में क्या करते हैं, वो मछली पका के खा जाते हैं, ठीक है। टेपियोका, टेपियोका का क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन ही खाने पीने के बहुत बार आए हैं। और गिद्ध वाला जो है ये भी बहुत आया है, मेरे को कल परसों ही किसी ने भेजा था, आंसर भी दिया मैंने, लेकिन ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। टेपियोका क्या है भाई, टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। टेपियोका क्या है, एक फल, क्या है, एक प्रकार का फल, जिसको कहाँ पे खाते हैं, केरल में। और कैसे खाते हैं, उबाल करके, ठीक है। अब बात करते हैं गिद्ध की। तो उस क्वेश्चन में क्या था, एक था बाघ, एक था चील, ठीक है, और एक हो गया ये गिद्ध। एक तो माउस से लिखने में होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत, फिर भी लिख लेते हैं हम कुछ कुछ तो, ठीक है। और एक और कोई ऑप्शन था उसमें, हाँ छिपकली, ठीक है। ये 4 ऑप्शन थे। अब 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कि भाई इनमें से अलग कौन सा है, कौन सा अलग है आप बताओ। आप बोलोगे आप गिद्ध पढ़ा रहे हो तो गिद्ध इसका आंसर होगा। तो गिद्ध अलग क्यों है, गिद्ध अलग इसलिए है कि बाघ अपने शिकार को मार के खाता है, चील अपने शिकार को मार के खाता है, छिपकली अपने शिकार को मार के खाती है। छिपकली का शिकार कॉकरोच भी हो सकता है, छिपकली का शिकार छोटे मोटे कीड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो गिद्ध है ये क्या करता है, ये मरे हुए जानवरों को खाता है। ये क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाता है। तो ये शिकार नहीं करता, शिकार करके नहीं खाता, जो मरा हुआ दिख गया, किसी ने तो शिकार करा होगा, उसको खा जाता है, ठीक है। या फिर जो इंसान मर जाते हैं, कहते हैं ना ऊपर गिद्ध घूम रहे हैं, क्यों घूमते हैं, उनको मौका चाहिए चौका लगाने के लिए, ठीक है। अगला है हमिंग बर्ड की जो चोंच होती है। देखो हमिंग बर्ड क्या है, सबसे छोटी चिड़िया जिसको बोला जाता है, माउस कहाँ गया, हाँ हमिंग बर्ड क्या है, सबसे छोटी चिड़िया दुनिया की। इसकी जो चोंच है वो सुई की नोक जैसी होती है, बहुत पैनी होती है, बहुत पतली होती है। अच्छा एक खासियत और हमिंग बर्ड की होती है कि ये क्या करती है, मान लो ये चिड़िया है, ठीक है, ये चिड़िया है, ये हो गई हमिंग बर्ड, ये कॉकरोच जैसी सूंड इसकी बन गई पीछे, कोई बात नहीं, काम चला लो इससे ही, ठीक है। ये चिड़िया है मान लिया। अब ये चिड़िया क्या करती है, आमतौर पे चिड़िया उड़ती है आगे से आगे की तरफ सीधे, लेकिन हमिंग बर्ड एक ऐसी चिड़िया है जो उल्टी भी उड़ सकती है, ऐसे उड़ सकती है सीधे, ऐसे ही खड़ी रहेगी और उल्टा उड़ सकती है ये इस डायरेक्शन में। तो हमिंग बर्ड उल्टा भी उड़ सकती है, इसकी सुई जैसी चोंच होती है, नोक जो सुई जैसी नोक होती है ना, इतनी पतली इसकी चोंच होती है, ठीक है। अब कबूतर की बात करें तो कबूतर की चोंच गुलाबी रंग की होगी और पंख ग्रे कलर के। पंख तो सबको पता है ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन चोंच पे इतना गौर नहीं करा होगा, क्योंकि चोंच पे तो तोते की पे गौर करते हैं लोग, है ना, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे कि रहने वाले जो आवास होते हैं, घर होते हैं, हाउसेज होते हैं, होम्स होते हैं, ये कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। तो
तो असम में जब घर की मैं बात करूँगा तो असम में जो घर होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं और बांस से बनाए जाते हैं। पहले बांस गाड़ा जाता है, बांस गाड़ करके क्या करा जाता है, बांस गाड़ दिया। अब बांस गाड़ करके जैसे हमारे घर में नीम खोदते हैं, वहाँ पे बांस गाड़ करके उसके ऊपर घर बनाया जाता है। करीब 1 मंजिल तक बांस गड़ेगा, उसके ऊपर घर बनेगा और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होगा। कोई ज़्यादा कॉस्टली सीमेंट वगैरह ये चीज़ें और ज़्यादा भारी चीज़ें यूज वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका जो कारण है आगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि असम में होती है भारी बारिश, और भारी बारिश होगी, आपने घर बनाया नीचा तो उसमें भर जाएगा पानी, ठीक है, आप रह तो पाओगे नहीं, उसमें तैरते रहोगे। तो असम में भारी बारिश होती है, इसलिए घर में पानी भरने का खतरा रहता है, इसलिए ऊपर घर बनाए जाते हैं 1 मंजिल तक, उसमें बांस लगाते हैं, उसके बाद ऊंचाई पर उसके घर बनाते हैं। और घर में हल्के मटेरियल से, बांस वगैरह से बनाते हैं। अगर टूट जाता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो, आदमी जान माल की हानि ना हो, ठीक है। मनाली की बात कर लेते हैं, असम हो गया, अब मनाली की बात कर लेते हैं। मनाली में जो पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं, ठीक है। देखो भाई, सीधी सी बात है, मनाली कहाँ है, बहुत से लोग हिल स्टेशन मान के चलते हो आप लोग, है ना, कुल्लू मनाली। तो वहाँ पे क्या है, अगर हिल स्टेशन आप मान रहे हो तो हिल, वहाँ पे पत्थर है और लकड़ी होगी, पेड़ होंगे तो पत्थर और लकड़ी इन दोनों से चीज़ों से वहाँ पे घर बनते हैं। और ऊंचाई पे जितना होगा वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी वहाँ पे पड़ती रहती है। लेकिन राजस्थान की कंडीशन थोड़ी अलग है। राजस्थान में मिट्टी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के जो घर बनते हैं वो मड से बनते हैं। मड यानी कि एक प्रकार की ये गीली मिट्टी है, इससे राजस्थान में घर बनते हैं, ठीक है ना। और राजस्थान में कांटे भी बहुत होते हैं, पता है सबको। तो वहाँ की जो छत है, वहाँ पे शोकेस में कांटे लगा देते हैं। शोकेस में नहीं लगते, कुछ विशेष इसका कारण होता है, ठीक है ना। तो छतों पर, छत जो है झाड़ियों से बनती है, कांटे भी लगा देते हैं, लेकिन झाड़ियों से बनती है। क्यों, क्योंकि झाड़ियाँ इजीली अवेलेबल होती हैं राजस्थान में, और उनको छत के ऊपर रख दिया जाता है। धूप वगैरह डायरेक्ट कांटेक्ट में, घर की छत जो है गर्म ना हो, धूप डायरेक्ट कांटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। चलिए, और राजस्थान में जो लोग हैं वो टैंक को टंका बोलते हैं। टैंक वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, पानी का टैंक है भैया, वो बोलते हैं भाई टंके में पानी भरते ना, ठीक है। तो यानी कि वो क्या करते हैं, टैंक को टंका बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। देखो, रीज़न इसका कुछ भी हो सकता है। घर के आंगन में गड्ढा क्यों बनाया आप पूछोगे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। भाई पानी इकट्ठा करना हो, बाहर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सूख जाएगा, घर के अंदर बना लिया ठंडा रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत रीज़न हो सकते हैं, तो वो घर के आंगन में गड्ढा बना लेते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बारिश होगी तो पानी, ढलानदार छत होगी तो पानी नीचे आ जाएगा, और पानी उससे खिसक करके नीचे आ जाएगा, तो बारिश के वो क्या करेंगे, बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेंगे। पानी की तो किल्लत होती है वहाँ पे, तो बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेंगे और डेली यूज में उसको उपयोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा पार्ट में कल या परसों में, 1-2 दिन में आ जाएगा। ये 2 पार्ट पूरे हो जाएंगे तो ये तीसरी क्लास की आपकी EVS ख़त्म। आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 3rd क्लास की। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि कंटेंट है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा लाइक करोगे, शेयर करोगे, और इसके अलावा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को दबाने के बाद वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। जब आप घंटी दबाते हो ना, तो घंटी दबाने के बाद 3 ऑप्शन वहाँ पर आने लगे हैं यूट्यूब पर। तो ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दें। ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करोगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। रात को भी डलेगी वीडियो तो भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा कर दो तो अच्छा है, नुकसान तो कुछ है नहीं। अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे व्हाट्सएप पर या फेसबुक तो नहीं, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके वीडियो की लिंक मिल जाए, तो आप इन नंबर्स पर मैसेज कर दें और हमें बता दें, हम डायरेक्ट भी भेज देंगे, ठीक है। लिंक आपको मिल जाया करेगी डेली, ठीक है। थैंक यू।